आज की कहानी एक खूबसूरत और तेज तर्रार आत्मा के बारे में है जो दाजुआंग के साथ घटित होती है। वह गाड़ी चला रहा था और फोन पर अपनी माँ से बात कर रहा था। ठीक उसी पल पीछे से एक फोर्ड कार आई और उसकी कार को ओवरटेक करके आगे निकल गई। पिता ने उस कार को देखा और तुरंत दाजुआंग के हाथ से फोन ले लिया ताकि वह पूरी तरह से गाड़ी चलाने पर ध्यान दे सके। लेकिन दाजुआंग का ध्यान अभी भी पूरी तरह से गाड़ी पर नहीं था। वह बस अपना सिर घुमाकर अपने पिता से बात कर रहा था। अगले ही पल एक जोरदार टक्कर हुई। खुशकिस्मती से कार बस एक तरफ पलट कर रह गई और दोनों लोगों को कोई गंभीर चोट नहीं आई। लेकिन अगले ही पल एक पिकअप ट्रक ने आकर उन दोनों को फिर से जोरदार टक्कर मार दी, जैसे कोई जान लेने पर तुला हो। दाजुआंग रेंगता हुआ कार से बाहर निकला। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसके पिता इतने खुशकिस्मत नहीं थे। 1 साल बाद इस घटना ने दाजुआंग को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। तब से उसका स्वभाव काफी बदल गया और वह बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया। एक बार जब टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे तो उन्होंने दाजुआंग के पिता का जिक्र किया और कहा कि अब वे स्वर्ग में हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि दाजुआंग अब हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ेगा। यह सुनकर दाजुआंग ने टीचर पर जोरदार हमला कर दिया। अगर दूसरे छात्र बीच बचाव के लिए न आते तो शायद टीचर क्लासरूम से जिंदा बाहर न निकल पाते। नतीजतन कोर्ट में चले मुकदमे के दौरान यह साबित हो गया कि दाजुआंग ने कई हिंसक वारदातें की हैं। नियमों के अनुसार उसे 1 साल तक जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर किशोर सुधार गृह में रहना चाहिए था, लेकिन जज ने इस बात पर गौर किया कि दाजुआंग अभी 18 साल का नहीं हुआ है और उसने हाल ही में अपने पिता को खोने का गहरा दुख झेला है। इसलिए जज ने दाजुआंग को सुधरने का एक और मौका देने का फैसला किया। जज ने उसे 3 महीने तक घर में ही रहने का आदेश दिया और उसके पैर में एक टैगिंग डिवाइस निगरानी यंत्र लगा दिया। अगर वह 100 मीटर से ज्यादा दूर जाता तो तुरंत पुलिस आ जाती। घर में बिताए ये दिन दाजुआंग के लिए बेहद उबाऊ थे, इसलिए उसने खुद को व्यस्त रखने के लिए कुछ काम ढूंढ लिया, यानी हर रोज खिड़की पर चढ़ना, एक टेलीस्कोप लेना और पड़ोसियों को झांकना। खासकर बगल वाले घर का सुनहरे बालों वाला लड़का बहुत ही खतरनाक है। मैं पूरे दिन नोटबुक लिए उसे घूरता रहता हूँ। आखिरकार दाजुआंग सुनहरे बालों वाले लड़के के साथ अपना पहला बड़ा काम पूरा करने में कामयाब हो ही गया। वे दोनों यहीं मिले थे। एक रात दाजुआंग अपने घर पर बहुत उत्साहित था। उसे पता चला था कि हाल ही में कई सिलसिलेवार हत्याएं हुई हैं। ये सभी पीड़ित महिलाएं थीं। गवाहों का कहना है कि पीड़ितों में से एक को उसी रात एक रहस्यमयी आदमी नीले रंग की फोर्ड कार में बिठाकर ले गया था और उस कार के बाईं ओर एक साफ लकीर बनी हुई थी। शुरू में दाजुआंग ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अचानक उसे पता चला कि उसका पड़ोसी जिस कार को चला रहा था वह एक नीले रंग की वाइल्ड हॉर्स कार थी और कार के बाईं ओर एक लाइन बनी हुई थी। दाजुआंग को अचानक एहसास हुआ कि यह महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। जबरदस्त उत्सुकता में आकर उसने तुरंत अपने पड़ोसी को मुख्य संदिग्ध मान लिया। अगले दिन दाजुआंग ने अपने अच्छे दोस्त शियाओ शुआई को इस बारे में बताया और इंटरनेट की मदद से उसे पता चला कि 3 साल पहले भी इसी तरह के मामले सामने आए थे। हत्यारा अभी भी फरार था। वे दोनों इस काम में पूरी तरह जुट गए, लेकिन इस बार उनकी किस्मत अच्छी नहीं रही। गोल्डन हेयर सुनहरे बालों वाला आदमी उन्हें ढूंढते हुए उनके दरवाजे तक आ पहुंचा। उसे दाजुआंग के कमरे में एक दूरबीन भी मिल गई। हेलमेट के अंदर झांकने वाली बात अब सबके सामने आने ही वाली थी। उसका भाई शियाओ शुआई हड़बड़ाकर उस दूरबीन को अपने पास ले आया। उन्हें शक था कि उनका पड़ोसी ही वह सीरियल किलर है जिसके बारे में हाल ही में खबरों में बताया गया था। वे इस दूरबीन का इस्तेमाल उस पर नजर रखने के लिए कर रहे थे। दाजुआंग की उत्सुकता अचानक और भी बढ़ गई। शियाओ शुआई भी उनकी निगरानी टीम में शामिल हो गया। उसने दूरबीन उठाई और चुपके से अपने पड़ोसी को देखने लगा। पड़ोसी का नाम उसे याद नहीं आ रहा था। तभी अचानक गोल्डन हेयर ने देखा कि दाजुआंग अपनी कार लेकर बाहर जा रहा है, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह कार तो पूरी तरह से टूटी फूटी हालत में थी। जरूर उसे ठीक करवाया गया होगा। अब रात हो चुकी थी। दाजुआंग पर बेहतर तरीके से नजर रखने के लिए उन्होंने खिड़की के पास एक कैमरा लगा दिया और लगातार उस पर नजर बनाए रखी। कुछ देर बाद दाजुआंग कार लेकर वापस आ गया। उसके साथ एक लाल बालों वाली औरत भी थी। शुरू में वे दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे, लेकिन अगले ही पल दाजुआंग सड़क से हटकर धीरे धीरे उस लाल बालों वाली औरत की तरफ बढ़ने लगा। अरे, यह तो बस एक चाकू था जिससे वह उस लाल बालों वाली औरत के कपड़ों पर लगा टैग काट रहा था। उन्हें लगा कि यह महज एक गलतफहमी थी। जब शियाओ शुआई और गोल्डन हेयर अपने घर चले गए तो अचानक दाजुआंग को कमरे के अंदर से उस लाल बालों वाली औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी। वह कैमरे की मदद से इस पूरे वाकये को रिकॉर्ड करना चाहता था। नतीजतन उसके हाथ पैर बुरी तरह से खराब हो गए थे। टॉर्च जल रही थी।
उसने अनजाने में ही घुटने टेक दिए। जब उसका मन थोड़ा शांत हुआ तो उसने सड़क के उस पार की स्थिति देखने के लिए दोबारा टेलीस्कोप उठाया। अचानक दाजुआंग की नजर उस पर पड़ गई। दाजुआंग ने फौरन जिन्फा को बुलाया। ठीक उसी समय जब दाजुआंग को लगा कि लाल बालों वाली औरत मर चुकी है, वह दाजुआंग के घर से सुरक्षित बाहर निकल आई। फिर वह गाड़ी चलाकर चली गई। क्या यह कोई गलत फहमी थी? मुझे लगा था कि अब सब खत्म हो जाएगा। अगली रात दाजुआंग और जिन्फा छुपकर बातें सुन रहे थे। जिन्फा को गलती से बाहर से कुछ हिलने डुलने की आवाज सुनाई दी। जब उसने दोबारा देखा तो उसे खून से सना एक थैला दिखा और वह उसे घसीटकर गैराज में ले गया। उसमें क्या था, यह पता लगाने के लिए तीनों ने छानबीन करने का फैसला किया। जिन्फा को दाजुआंग का पीछा करने और उसकी हर हरकत पर नजर रखने का जिम्मा सौंपा गया था। वह सुपरमार्केट गया और एक कांटा खरीदा। शियाओ शुआई को दाजुआंग की दूसरी कार का ताला तोड़ने का जिम्मा सौंपा गया था। उसने गैराज का रिमोट कंट्रोल ले लिया और पासवर्ड नोट कर लिया। उस समय दाजुआंग कुछ लोगों के साथ था, वैसे उसने भी पासवर्ड नोट कर लिया। जिन्फा की बात करें तो वह थोड़ा बदकिस्मत था। उसका मोबाइल फोन गिर गया था। जब उसने दोबारा देखा तो दाजुआंग जा चुका था। जब जिन्फा जाने ही वाला था तो दाजुआंग उसके सामने रुक गया। वह गाड़ी में बैठा और विनम्र था, लेकिन उसके शब्दों में दमनकारी भाव था। उसने जिन्फा से कहा कि वह एक शांत स्वभाव का व्यक्ति है, जिसे दूसरों द्वारा छुपकर देखे जाना पसंद नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो वह जिन्फा को चेतावनी दे रहा था। आमतौर पर इस तरह का व्यक्ति निर्दयी होता है और जिन्फा स्पष्ट रूप से डरा हुआ था। उसने दाजुआंग और शियाओ शुआई को रुकने के लिए राजी किया। अब और जोखिम मत लो। उसके बाद जिन्फा घर चला गया। वे दोनों प्यार में थे। सच्चाई सामने आने ही वाली थी। वह जोखिम नहीं ले सकता था। उसके बाद जिन्फा को अचानक गाड़ी में अपना मोबाइल फोन मिला। अब उसे क्या करना चाहिए? जिन्फा ने कैमरा लिया और चला गया। दाजुआंग लगातार कंप्यूटर देख रहा था। वे दोनों संपर्क में रह सकते थे। जल्द ही जिन्फा चुपके से गैरेज में गया और मोबाइल फोन ले लिया। चलो देखते हैं बैग में क्या है। उसने कुछ देर गैरेज में तलाशी ली। जल्द ही उसे दीवार के कोने पर एक थैला मिला। थैले में सड़ी हुई लाश की बदबू आ रही थी। जब जिन्फा थैला खोलने ही वाला था कि गैराज का दरवाजा अचानक बंद हो गया। तभी शियाओ शुआई की चीख पुकार और रोने की आवाज सुनाई दी। उसी समय तस्वीर बीच में ही रुक गई। शियाओ शुआई को बचाने के लिए दाजुआंग ने अपने टखने पर लगे अलार्म को नजरअंदाज किया और एक बेसबॉल बैट उठाकर जिन्फा के घर की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने दरवाजे से अंदर कदम रखा, पुलिस आ गई। दाजुआंग, जिसने बंदूक तान रखी थी, ने अपना हाथ पकड़ रखा था। दाजुआंग जल्दी से पुलिस को बताने लगा कि घर का मालिक एक विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति है। उसके दोस्त उसके घर में खतरे में हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो उसके गैराज में जाकर देख लीजिए। वहां एक कूड़े के थैले में एक लाश है। पुलिस ने तलाशी ली तो उन्हें पता चला कि वहां एक और चीज भी थी। रास्ता साफ था। जिन्फा ने गाड़ी चलाने का नाटक किया और फिर मरने का नाटक किया। यह देखकर दाजुआंग हैरान रह गया। इस बार वह नशे में था। उसके बाद दाजुआंग को कड़ी सजा से बचाने के लिए उसकी मां खुद उसके भाई के घर गई और उम्मीद की कि वह उसकी बात समझेगा। उसी समय दाजुआंग को जियाओ शुआई से एक मैसेज मिला। जब वह टीवी देख रहा था तो उसने देखा कि स्क्रीन पर कोमा में पड़ा जियाओ शुआई असल में दाजुआंग की अलमारी के सामने था। दाजुआंग ने एक गहरी सांस लेकर अलमारी खोली। हे भगवान, जियाओ शुआई तो बिल्कुल ठीक है। अभी जो कुछ भी हुआ वह सब उसके नाटक का ही हिस्सा था। पुलिस की तलाशी के दौरान वह चुपके से वापस आ गया था। इससे दाजुआंग को थोड़ी राहत मिली। जियाओ शुआई के पास कहने के लिए बहुत कुछ रहा होगा। दाजुआंग की मां के लिए यह सब मजाक में लेना सच में बहुत खतरनाक था। उसी समय दाजुआंग ने गैराज में जियाओ शुआई के भागने का वीडियो दोबारा देखा। अचानक उसे उस रात वाली लाल बालों वाली औरत दिखाई दी। वह औरत जरूर वहां से जा चुकी होगी। अपनी मां के पास वापस आकर जब वह वहां से निकलने ही वाला था, तभी उसके भाई ने उस पर हमला कर दिया। उसके बाद उसका भाई दाजुआंग के घर आया और जियाओ शुआई पर हमला कर दिया। फिर वह ऊपर गया और दाजुआंग पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। किस्मत से दाजुआंग सही समय पर बच निकला। दाजुआंग जानता था कि अगर वह 100 मीटर के दायरे से बाहर निकल गया तो अलार्म अपने आप बच जाएगा और पुलिस वहां पहुंच जाएगी। बदकिस्मती से आखिर में उसके भाई ने उसे जमीन पर गिरा दिया और वापस घर में लाकर बांध दिया। दाजुआंग के भाई ने दाजुआंग पर ही अपनी मां और जियाओ शुआई की मौत का इल्जाम लगाने का प्लान बनाया था। जब वह दाजुआंग पर जबरदस्ती गुनाह कबूल करने वाला खत लिखवा रहा था, तभी अचानक जिन्फा वहां आ गया और दाजुआंग का ध्यान बंटा दिया। दाजुआंग ने इस मौके का फायदा उठाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। आखिरकार उन दोनों ने मिलकर दाजुआंग को बिल्डिंग से नीचे धकेल दिया। रात में वे दोनों कमरे में वापस आए। जिन्फा ने दाजुआंग की यूनिफॉर्म खोली। जल्द ही दाजुआंग फिर से ऊपर आ गया। कोई और चारा न देखकर
वे दोनों खिड़की से कूदकर भाग निकले और स्विमिंग पूल में जा गिरे। तभी दाजुआंग का अलार्म बज उठा, इसलिए उसने जिन्फा से पुलिस को फोन करने को कहा और खुद अपनी मां को बचाने चला गया। जल्द ही दाजुआंग अपने भाई के घर पहुंचा। अचानक वह एक कमरे में जा पहुंचा। उसे मेज पर 2 विग और लाल रंग के बाल मिले। तभी उसे एहसास हुआ कि उस रात कार से उतरने वाला आदमी असल में उसका भाई ही था, जिसने विग पहन रखी थी। ठीक उसी समय पुलिस भी वहां पहुंच गई। तुम कह रहे थे कि तुम एक ऐसे बेरहम और सनकी कातिल से निपट रहे हो। एक पुलिस वाले के लिए इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। जल्द ही पुलिस वाले पर उसके भाई ने हमला कर दिया। उसी समय दाजुआंग के मन में भी एक नया विचार आया। उसे अपने कमरे में एक तहखाना मिला। वह अंदर गया और वहां उसने कई तरह के टॉर्चर करने वाले औजार देखे। वहां से निकलने के कुछ ही देर बाद उसे अपनी मां मिली। वह बिस्तर के बीच में लटकी हुई थी। ठीक उसी समय जब दाजुआंग अपनी मां को बचाने ही वाला था, उसका भाई वहां आ गया। अपनी जबरदस्त ताकत के दम पर दाजुआंग जल्द ही उसके काबू में आ गया। ठीक जब दाजुआंग मरने ही वाला था, उसकी मां ने हथौड़ा उठाया और उसके भाई पर हमला कर दिया। अपने भाई के जरा सा चूकने का फायदा उठाकर दाजुआंग ने जमीन पर पड़ी एक बड़ी कैंची उठाई और अपने भाई की छाती पर वार कर दिया। आखिर में उसने उसे उस नाली में धकेल दिया जहां लाशें छिपाई जाती थीं। इस तरह मां और बेटे ने मिलकर उस सन की कातिल का खात्मा कर दिया। जाहिर है गोल्डन हेयर और हथौड़ा भी अजेय थे। जब कहानी आगे बढ़ी तो दाजुआंग को भी अपने गुनाहों की सजा मिल गई। उसने पहले से ही सॉफ्टनर निकाल कर रख लिया था। साथ ही उसे प्यार भी मिल गया। दाजुआंग और गोल्डन हेयर के प्यार भरे चुंबन के साथ फिल्म धीरे धीरे खत्म हो गई। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में ये बताकर जाएं कि अगली वीडियो किस मूवी पर बनाई जाए।